नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं साम्यावस्था, और इसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन हाजिर है, गैस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक व्यंजक हैं। कोई भी गैस अभिक्रिया उसके लिए साम्य स्थिरांक व्यंजक दे रखा है। केसी के लिए वैल्यू दे रखी है NH3 की पावर 4 दे रखा है, O2 5 दे रखा है, NO4 दे रखा है, H2 6 दे रखा है। तो इस व्यंजक के लिए संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आपके पास सामने ये साम्य स्थिरांक का व्यंजक दे दिया है ना, और इसके लिए समीकरण क्या होगी? तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि इसमें जो साम्य स्थिरांक जो व्यंजक है, इसमें जो अपन कोई भी रिएक्शन लिखते हैं उसमें अभिकारक होता है, ठीक है। अभिकारक होता है और क्या होता है, उत्पाद होता है। अभिकारक और उत्पाद होते हैं, ये दोनों चीजें होती हैं रिएक्शंस में। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, इस साइड में अपन क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, और इस साइड में क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। दाएं और उत्पाद और बाएं और अभिकारक लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, अभिकारक है, क्लियर है, और ये जो है उत्पाद है। तो कुछ नहीं करना, उत्पाद को क्या करना, ऊपर लिखना, और जो मालिक्यूल की संख्या है वो ऊपर पावर में लिखना, और कुछ भी ये नहीं है। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल बात है ना। जैसे कि 4NH3 लिखा हुआ है तो NH3 की पावर 4 कर दिया, है ना। 5O2 लिखा हुआ है तो O2 की पावर 5 कर दिया। 4NO लिखा हुआ है तो NO की पावर 4 कर दिया। 6H2 लिखा हुआ तो H2 की पावर 6 कर दिया। और अभिकारक नीचे, उत्पाद ऊपर लिखना, और कुछ भी नहीं है इस केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसे कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आए तो सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और आप इसको आसानी से कर पाओगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है बेटा, स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में, आराम से साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब होता है कि कोई बंद पात्र ले रखा है और उस बंद पात्र में द्रव भरा हुआ है, द्रव है और बंद है पूरा, और इसमें क्या है, वाष्प भी है, वाष्प भी है ना। और द्रव और वाष्प के बीच में क्या है, साम्यावस्था है, दोनों के बीच में साम्यावस्था है। साम्यावस्था का मतलब है कि द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, साम्यावस्था में। स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में है तथा अचानक पात्र का आयतन बढ़ जाता है ना। पात्र का आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि गर्म करें मतलब टेम्परेचर के कारण मालिक्यूल क्या होंगे, डिस्टेंस में जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो आयतन बढ़ जाए, अचानक आयतन बढ़ जाता है। तो वाष्पदाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ा, है ना। आयतन बढ़ गया, वाष्पदाब परिवर्तन में क्या प्रभाव? तो प्रारंभ में वाष्पदाब क्या होता है, घटता है। जब आयतन बढ़ाएंगे तो प्रारंभ में क्या होगा, वाष्पदाब क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्पदाब घट जाता है, क्योंकि समान मात्रा की वाष्प बड़े स्थान पर बढ़ जाती है ना। ये हो गया, आयतन बढ़ा लिया ना अपनों, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, इसका आयतन बढ़ा दिया अपनों ने। प्रारंभ में वाष्पन की दर बढ़ती है, बढ़िया बात है। वाष्पन की दर प्रारंभ में क्या होगी, वाष्पन होगा जल्दी से स्थान को घेरने के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्थान उपलब्ध होता है, परंतु इकाई आयतन में उपस्थित वाष्प घटती जाती है। आयतन बढ़ने पर इसलिए संघनन की दर प्रारंभ में घटती है। आयतन बढ़ेगा तो प्रारंभ में संघनन की दर मतलब वाष्प का वापस द्रव में कन्वर्ट होना, वो घट जाएगी प्रारंभ में। सी, अंत में साम्यावस्था फिर से स्थापित हो जाएगी। आयतन बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में फिर वापस साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, मतलब द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में कन्वर्ट होना बराबर हो जाएगा। तो अंत में साम्यावस्था फिर से स्थापित हो जाती है। अब अग्र क्रिया तथा प्रतिक्रिया की दर बराबर हो जाती है, मतलब जिस दर से द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो रहा उसी दर से वाष्प द्रव में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी। ये चीज होगी आराम से, ओके। अतः वाष्पदाब नहीं बदलता है, क्योंकि ये ताप पर निर्भर करता है, पात्र के आयतन पर निर्भर नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा लास्ट में। क्या होता है जब अंत में पुनः साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, तो अंतिम वाष्पदाब क्या होगा, तो ये है तीनों के आंसर विथ लॉजिक। चलिए, कुछ भी चीज़ें करो तो इमेजिनेशन ज़्यादा करना पड़ती है। अब आपके सामने ये जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाजिर, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि संयुग्म अम्ल क्षार, संयुग्म अम्ल क्षार युग्म का क्या अर्थ है, निम्नलिखित स्पीशीज के लिए संयुग्म अम्ल और क्षार बताइए। आपके सामने ये स्पीशीज दे रखी है, इनके लिए आपको अम्ल और क्षार बताना है। बताएंगे भैया, बिल्कुल बताएंगे, ओके। चलिए
संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का क्या अर्थ है? निम्नलिखित स्पीशीज के लिए संयुग्मी अम्ल क्षार बताइए। ये स्पीशीज दे रखी है HNO2, CN माइनस, HClO4, F माइनस, OH माइनस, CO32 माइनस और S2 माइनस, ये दे रखे हैं। डेफिनेशन क्या है संयुग्मी अम्ल और क्षार की? कि अम्ल एवं क्षार के वे युग्म जिनमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है, केवल H प्लस का अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाते हैं। आपके सामने स्पीशीज दे रखी OH माइनस, क्या दे रखा है? OH माइनस। अब OH माइनस, अब जो H प्लस ज्यादा होगा वो हो जाएगा इसका संयुग्मी अम्ल। तो H प्लस ज्यादा, OH माइनस में एक H प्लस और जोड़ दो तो ये बन जाएगा H2O बन जाएगा। तो OH माइनस स्पीशीज का संयुग्मी अम्ल क्या हो गया? H2O। और इसमें से एक H माइनस, एक H प्लस और निकाल दो, OH माइनस में से, OH माइनस में से एक H प्लस कम कर दो तो क्या हो जाएगा? O2 माइनस बच जाएगा। तो एक H प्लस कम करेंगे तो O2 माइनस बन जाएगा, और O2 माइनस क्या हो जाएगा? संयुग्मी क्षार हो जाएगा। ऐसे आपके सामने दे रखा है CO3 2 माइनस, ध्यान से देखना, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस में एक H प्लस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? HCO3 माइनस बन जाएगा, और एक ये जो HCO3 माइनस है वो क्या है? संयुग्मी अम्ल हो गया। ऐसे ही दे रखा है S2 माइनस, S2 माइनस में S2 माइनस, तो एक H प्लस जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा HS माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस से एक माइनस कम हो गया तो HS माइनस हो गया। HNO2, इसमें से और इसमें H प्लस जुड़ेगा नहीं है तो संयुग्मी अम्ल इसका है नहीं, तो क्या होगा? एक H प्लस कम कर दें तो NO2 माइनस बन जाएगा, और NO2 माइनस इसका क्या है भैया? संयुग्मी क्षार है। इसी प्रकार से HClO4, HClO4 में से एक H प्लस कम कर दूं तो ये बन जाएगा ClO4 माइनस। HClO4 में से एक H प्लस निकल गया तो बचा क्या? ClO4 माइनस। ऐसे ही F माइनस, F माइनस में से एक H प्लस जुड़ गया, एक H प्लस जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा, और HF इसका संयुग्मी अम्ल। CN माइनस एक H प्लस जोड़ लेगा तो HCN क्या बन जाएगा? HCN। तो CN माइनस का संयुग्मी अम्ल क्या है? HCN। याद रखेगा? बिल्कुल रखेंगे साहब, बढ़िया। तो ये है सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है? तो जब लुईस अम्ल और लुईस क्षार की आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तब आपको ये जानकारी मिलेगी कि कौन लुईस अम्ल है न कौन लुईस क्षार है, कौन से लुईस अम्ल है और कौन से लुईस क्षार है। बताइए इसका आंसर। सोचिए सोचिए, आंसर तो लिखा हुआ है साइड में, क्या फर्क पड़ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है? दिख रहा है? एक तो दिख रहा है H2O, एक BF3, एक H प्लस और एक NH3 4 प्लस। तो लुईस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी वही लुईस अम्ल होगा। तो भैया BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। ठीक है, इसके पास जगह होती, खाली ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, तो ये लुईस अम्ल हो गया। H प्लस भी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है, और NH4 प्लस भी ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन युग्म को, तो ये जो है लुईस अम्ल हो गए। ये H2O भाई साहब क्या है? कहाँ करेगा? इसके पास जगह नहीं है, तो ये तो और इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो H2O एक लुईस क्षार हो गया। तो BF3 H प्लस और NH4 प्लस लुईस अम्ल, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इनको कहते हैं लुईस अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर, निम्नलिखित ब्रोस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षारकों के सूत्र लिखिए। है ना, ब्रोस्टेड अम्लों के संयुग्मी क्षारक, तो इसका संयुग्मी क्षारक एक H प्लस कम कर दो, संयुग्मी क्षारक हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है यार। तो HF का संयुग्मी क्षारक क्या हो जाएगा? F माइनस। H2SO4 का संयुग्मी क्षारक क्या हो जाएगा? HSO4 माइनस। है ना, एक H प्लस कम कर दिया। HCO3 माइनस का संयुग्मी क्षारक क्या हो जाएगा? CO3 2 माइनस। ओके, सिंपल। देखो, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार और H प्लस निकाल दो, संयुग्मी क्षार बराबर संयुग्मी अम्ल माइनस H प्लस कर दो, ये फार्मूला है संयुग्मी क्षार का। संयुग्मी अम्ल करना है तो कोई भी क्षार है उसके अंदर एक H प्लस जोड़ दो तो वो संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। संयुग्मी क्षार निकालना है तो संयुग्मी अम्ल माइनस H प्लस। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित ब्रोस्टेड अम्लों के संयुग्मी क्षारक बताइए, तो इसमें से एक एक H प्लस निकाल दो। संयुग्मी क्षार बताना है तो संयुग्मी अम्ल माइनस H प्लस हो जाएगा।
क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना? एक बार और बताया तो, जैसे कि ये वापस संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार बराबर क्या होता है बेटा जी? संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल माइनस H प्लस। क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उठाया HF, तो ये HF संयुग्मी अम्ल है ना, निम्नलिखित ब्रोस्टेड अम्लों के लिए, है ना, अम्ल के लिए बताना भैया। तो अम्ल अम्ल ले लेता हूं मैं, तो यहां पर अम्ल ले रहा हूं, चलो अम्ल ले रहा हूं, और यहां पर ले रहा हूं मैं क्षार, तो प्लस H प्लस हो जाएगा। तो HF, तो इसका संयुग्मी क्षार हो जाएगा HF माइनस, और ये क्या है? H प्लस। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है H2SO4, H2SO4, तो क्या हो जाएगा? ये H प्लस निकाल दिया, तो क्या बचा? HSO4 माइनस। सिंपल बात है। तो ये संयुग्म क्षार H2SO4 का संयुग्म क्षार HSO4 माइनस। ठीक है, ये है संयुग्म मिलम। निम्नलिखित ब्रोस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षारकों को बताइए। अतः F माइनस, HSO4 माइनस और CO3 2 माइनस होगा। HCO3 में से HCO3 माइनस, एक H प्लस निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? CO3 2 माइनस। चलिए, ब्रोस्टेड क्षारकों NH2 माइनस, NH3 तथा HCOO माइनस के संयुग्मी अम्ल लिखिए। तो एक एक H प्लस जोड़ दो ना, इनको दे दो भैया। तो NH2 माइनस में एक NH जोड़ा तो NH3 हो गया। ओके, NH3 में एक H प्लस जोड़ा तो NH4 प्लस हो गया। ये HCOO माइनस में एक H प्लस जोड़ा तो HCOOH हो गया। तो ये संयुग्मी अम्ल हो गया। कि संयुग्मी अम्ल लिख देंगे भैया। संयुग्मी अम्ल जो की बात आएगी तो क्या कर देंगे? एक H प्लस जोड़ देंगे। ओके, है ना, ब्रोस्टेड क्षारक दे रहा है कि क्षारक में H प्लस जोड़ेंगे तो मिल जाएंगे भैया संयुग्मी अम्ल, एक H प्लस जोड़ के दे देंगे। ओके, स्पीसीज आपके सामने दे रखी है, हाजिर है भैया। H2O HCO3 माइनस HSO4 माइनस NH3 ब्रोस्टेड अम्ल तथा क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। प्रत्येक के संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक बताइए। बता देंगे भैया। H2O का संयुग्मी अम्ल, एक H प्लस जोड़ दिया तो H3O प्लस हो गया। क्लियर है? HCO3 में एक H प्लस और जोड़ दिया तो हो गया भैया। HSO4 में एक H प्लस जोड़ दिया तो H2SO4 हो गया। NH3 में एक H प्लस जोड़ दिया तो NH4 प्लस हो गया। अब इसका संयुग्मी क्षारक बताना, तो H2 में से एक H प्लस कम कर दो तो ये OH माइनस हो जाएगा। HCO3 माइनस में से एक H प्लस और कम कर दो तो CO3 2 माइनस हो जाएगा। HSO4 माइनस में से एक H प्लस कम कर दो तो SO4 2 माइनस हो जाएगा। NH3 में से एक H प्लस कम कर दो तो NH2 माइनस हो जाएगा। सब में से एक H प्लस निकालोगे तो ये बच जाएगा। सब में H प्लस जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। इनका संयुग्मी अम्ल ये, इनका संयुग्मी क्षार ये। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। साम्य स्थिरांक के व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रवों एवं ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जाता है। ठीक है, साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रवों एवं ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जाता है। शुद्ध द्रवों को भी उपेक्षित, शुद्ध द्रवों एवं ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जाता है? तो शुद्ध ठोसों अथवा द्रवों यदि आधिक्य में हो तो की मोलर सांद्रताएं क्या रहती है? हमेशा नियत रहती है। इनकी मोलर सांद्रताएं नियत रहती है, अर्थात उपस्थित मात्रा से स्वतंत्र होती हैं। यही कारण है कि साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय शुद्ध द्रवों एवं ठोसों को उपेक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है? कौन सा लुईस अम्ल है? बताओ इनमें से कौन लुईस अम्ल है जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते वापस आ गया? BF3H प्लस और NH4 प्लस, H2O नहीं है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। सक्रिय द्रव्यमान से क्या समझते हो? एक्टिव मास। तो इसके अनुपात में ये लिख दो, ये सक्रिय द्रव्यमान हो गया। क्या है भैया? पदार्थ के ग्रामों में मात्रा, ठीक है, या पदार्थ का ग्राम आणविक द्रव्यमान बटे कुल लीटर में, कुल आयतन लीटर में, तो वो क्या हो जाएगा? सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ के ग्रामों में मात्रा या फिर पदार्थ का ग्राम आणविक द्रव्यमान बटे कुल आयतन लीटर में। किसी विलयन का आणविक सांद्रता प्रति लीटर को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। दूसरे शब्दों में सक्रिय भाग लेने वाले पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, सक्रिय भाग लेने वाले पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या प्रति लीटर को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसे ग्राम अणु प्रति लीटर से दर्शाते हैं। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाजिर। भौतिक साम्यावस्था से आप क्या समझते हो? उदाहरण देकर समझाइए। भौतिक साम्यावस्था,
तो बेटा पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक तो ठोस होती हैं, एक द्रव होती हैं और गैस होती हैं। तो इन जो भौतिक अवस्थाएं इनका आपस में परिवर्तन, जैसे कि ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में, इन दोनों के बीच में साम्य है। जैसे बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रही द्रव में, और पानी वापस बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। द्रव गैस मतलब पानी जो है वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठोस गैस है ना, ऊर्ध्वपातन हो रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे ठोस से गैस, बीच की स्टेज गायब है। तो ये क्या है, वह साम्य जो भौतिक परिवर्तनों या प्रक्रमों में प्राप्त होता है, भौतिक साम्य कहलाता है। किसी भी पदार्थ की ठोस द्रव गैस तीन अवस्थाएं हो सकती है जो एक दूसरे में अंतर परिवर्तन हो सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, भौतिक साम्य कहते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, भौतिक साम्य कहते हैं। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कई बार पूछा गया है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा विलयन की तनुता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। वियोजन की मात्रा को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। वियोजन की मात्रा को अल्फा से के वियोजन स्थिरांक है। तनुता के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वी, ठीक है। और v बराबर 1/c भी लिख सकते हो आप, v बराबर 1/c कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा विलयन की तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्फा वियोजन की मात्रा, के वियोजन स्थिरांक, वी तनुता विलयन का लीटर में आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलय है, सी 1 लीटर विलयन में विलय ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ये अल्फा बराबर के वी या अल्फा बराबर k/√k/c, ये लिख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हाजिर, रासायनिक साम्यावस्था पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। रासायनिक साम्यावस्था है भैया, इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक तो लिया अपने 2SO2, SO2 प्लस O2 क्या बन रहा है 2SO3, और यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है कितनी, -45.2 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है यहाँ पर, ध्यान से देखना। तो इनके बीच में रासायनिक साम्यावस्था है। अब प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितने अणु हैं, 2 आयतन तो SO2 है और 1 आयतन ऑक्सीजन, तो टोटल 3 आयतन हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा, 2 आयतन SO3 बन रही, मतलब आयतन में क्या हो रही, कमी हो रही है। समझना मेरी बात को, 2 आयतन SO2 है और 1 आयतन ऑक्सीजन है, 2SO3 बन रहा है। यहाँ पर आयतन में क्या हो रही है भैया, कमी हो रही है। समझ में आ रहा ना, ये 2 आयतन 1 आयतन, ये 2 आयतन बन रहा है, ठीक है। इनसे ये हो जाएगा तो 2 आयतन बन जाएगा, तो आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो रासायनिक साम्य पर दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा की, दाब बढ़ाएंगे तो साम्य उस दिशा की ओर अग्रसर होगा जिसमें आयतन में कमी हो रही। जैसे दाब बढ़ाएंगे तो साम्य किधर स्थापित हो जाएगा, इस साइड में SO3 बनना चालू हो जाएगा, है ना। अर्थात अणुओं की संख्या में कमी आती है, तो इस दिशा, दाब बढ़ाएंगे तो इस दिशा की ओर अग्रसर होगा साम्य, और कम होगा तो इस दिशा की ओर आ जाएगा वापस। इस अभिक्रिया में 2 आयतन SO2 और 1 आयतन क्या है, ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बन रहा, 2 आयतन SO3 के बनते हैं। अर्थात दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा, ये अग्र दिशा, ये पश्चिम दिशा, तो साम्य किधर की ओर विस्थापित होगा, अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगा यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो। क्लियर है बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं। बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिला दो या थोड़ी सी मात्रा में क्षार मिला दो, तब उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसे हम बफर विलयन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या थोड़ी सी मात्रा में क्षार मिला दिया जाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन या बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन दो प्रकार का होता है, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। यहाँ पे देखो थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है कि बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन वह विलयन है जिसका पीएच मान क्या होता है, एक तो निश्चित होता है, कोई पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन है तनुता से पीएच परिवर्तित नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर डाइल्यूट हो जाए, पानी वानी डाल दो तो पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर जिनका पीएच मान में परिवर्तन नहीं नगण्य होता। 3 कंडीशन दे दी बफर विलयन के लिए।
है ना, कि पीएच मान निश्चित होता है, तनुता से पीएच परिवर्तित नहीं होता है। अल्प मात्रा में मतलब थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच मान में परिवर्तन नगण्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, बफर विलयन कहते हैं। मतलब क्या हो रहा, अपन बफेट में गए, खाया पिया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में भैया खा पिए, पूरा पेट भर गया, लेकिन लास्ट में जाके गोलगप्पे खा लिए, लास्ट में जाके आइसक्रीम खा लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वाली चीज़ें। चलिए, तो अम्लीय बफर विलयन किसे कहते हैं, तो दुर्बल अम्ल तो ये हो गया CH3COOH, और इसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण का विलयन। तो जैसे कि ये प्रबल क्षार के साथ कैसे, जैसे कि ये CH3COOH ही लिया, और प्रबल क्षार क्या ले लिया मैंने, NaOH ले लिया। तो NaOH तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Ha, और ये OH H2 निकल जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, ये लवण मिल गया CH3COONA। तो एक तो ये, कुल मिला के मेरी बात समझ में आई ना आपको, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया, इन दोनों का मिक्सचर कर लिया और क्या बना दिया, अम्लीय बफर विलयन बना लिया। ठीक है, ऐसे क्षारीय बफर विलयन, तो क्षारीय बफर दुर्बल क्षार क्या लिया, NH4OH, और इसी क्षार की प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करवा दे, तो ये ले लिया मैंने NH4OH प्लस क्या ले लिया बेटा, ध्यान से देखना, ये ले लिया मैंने HCl, तो ये निकल जाएगा यहाँ से H2O, ये निकल जाएगा यहाँ से H2O, और ये बन जाएगा NH4Cl। तो कुल मिला के इसके साथ और इसके साथ इन दोनों को मिक्स कर देंगे और ये बन जाएगा आपका क्षारीय बफर विलयन। तो दुर्बल क्षार और इसी क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का विलयन क्या कहलाता है, क्षारीय बफर विलयन। तो क्षारीय है ना, क्षारीय बफर दुर्बल क्षार और उसके अकार्बनिक लवण के मिश्रित विलयन। सिंपल डेफिनेशन ये ले रखी, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं तो ऐसे याद करवाता हूँ कि दुर्बल क्षार और इसी क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के विलयन को। अब यहाँ पे सिंपल है कि क्षारीय बफर कैसे बनाएंगे, दुर्बल क्षार और उसके अकार्बनिक लवण, डायरेक्ट दुर्बल क्षार और उसका अकार्बनिक लवण क्या हो गया, ये हो गया। दुर्बल क्षार और उसके अकार्बनिक लवण के मिश्रित विलयन को क्या कहते हैं, क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन, दुर्बल अम्ल और उसके अकार्बनिक लवण के मिश्रित लवण, उसके अकार्बनिक लवण के मिश्रित विलयन को क्या कहते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स हो गए क्षारीय बफर विलयन और अम्लीय बफर विलयन के लिए। मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट है ली शातेलिए का नियम क्या है। ली शातेलिए का नियम क्या है, ली शातेलिए। तो इस नियम के अनुसार यदि साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप दाब सांद्रण में से कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होता है जिससे परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। यह नियम भौतिक एवं रासायनिक साम्यों के साम्यों पर लागू होता क्या है कि कोई भी अपन प्रोसेस करवा रहे हैं उसमें बढ़िया सा साम्यावस्था स्थापित है ना, साम्यावस्था स्थापित है उनके बीच में, लेकिन आप क्या करोगे कि इसको गर्म करना चालू कर दिया है ना, इसको गर्म करना चालू करोगे तो साम्यावस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो वो कहीं दूसरी जगह जाके साम्यावस्था बिठाएंगे। तो इस नियम के अनुसार यदि साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप दाब सांद्रण में कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होता है जिससे कि परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। यह नियम भौतिक एवं रासायनिक साम्यों पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, ताप दाब टेम्परेचर में परिवर्तन करेंगे तो उस कंडीशन में वो अलग साम्यावस्था शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में। अमोनिया लुईस क्षारक है, बढ़िया बात है। क्यों क्यों भैया अमोनिया लुईस क्षारक क्यों है, तो अमोनिया का सूत्र ये होता है, और अमोनिया के पास में क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये किसी को बंद बनाने के लिए देता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अमोनिया है NH3 और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये H प्लस को दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H प्लस जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, NH3 से H प्लस जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। तो जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। क्लियर है, जो बंद बनाने के लिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें लुईस क्षार कहते हैं। तो लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा के अनुसार यौगिक या पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं
अमोनिया की इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखेंगे अपन कि ये हो रहा भैया, अमोनिया में ये NH3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो अमोनिया की इलेक्ट्रॉनिक संरचना से स्पष्ट है कि अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसे वह रासायनिक अभिक्रिया में दान कर सकता है, इसलिए अमोनिया प्रबल लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। सिंपल। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो में आएगा। तो ये जो सारे क्वेश्चन है इमेजिनेशन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा और लिखकर याद कीजिएगा, आपको एग्जाम में निश्चित बेनिफिट मिलेगा। चलिए बच्चों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।